गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं, जिसका निर्माण 2016 चाइना के बीजिंग शहर में हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या ऐसी नीड थी कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के होते हुए भी हमको इस बैंक का निर्माण करना पड़ा। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB इज़ भी बोलते हैं, इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक विद अ मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड। सो पहले बात यहाँ पे जो आपको सिखाने या समझाने वाली है कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स वो होते हैं जिसको दो या ज़्यादा कंट्रीज़ मिलके प्रमोट करते हैं या उसका निर्माण करते हैं, और उनको प्रमोट करने के पीछे जो रीज़न होता है वो होता है सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। सो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था वो भी इसी रीज़न से बनाया गया। क्यों? क्योंकि एशिया में जो डेवलपमेंट की पेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जो एशियन कंट्रीज़ थे उनको ये लगता था, और स्पेशली चाइना को ये जो लगता था कि जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक, ये ज़्यादा फोकस करते हैं डेवलपमेंट का कौन से एरियाज़ में, अमेरिका, यूरोप एंड जापान में, और जिस तरीके से एशिया में प्रोग्रेस हो रही थी और जिस रेट से हो रही थी, तो हमें एक रीजनल बैंक चाहिए था जो यहाँ के ग्रोथ नीड को कैटर कर सके। सो इसलिए कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें एक रीजनल बैंक चाहिए जिसको हम बोलेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता है, और इसका निर्माण हुआ था 2016 में बीजिंग, जो कि चाइना की कैपिटल है। It is established by the AIIB Articles of Agreement, which is a multilateral treaty. Multilateral treaty मतलब काफ़ी सारे या दो या उससे ज़्यादा देशों ने मिलके इसको रेटिफाई किया था। The parties to agreement comprise the membership of the bank. Initially 57 members थे इसमें, आज की तारीख में 120 प्लस members हैं इस बैंक के। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस बैंक को फॉर्म करने के? मैंने आपको मेन एम या मेन जो रीज़न था इसके पीछे वो बताया था कि एशियन इकोनॉमीज़ को ये लगता था कि जिस रेट से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है एशिया साइड, वो वर्ल्ड बैंक और IMF उस नीड को कैटर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका मेन जो फोकस है डेवलपमेंट का था वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ था, और जो ये ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनको एक अलग बैंक चाहिए थे और फंडिंग चाहिए थी इनकी डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो बैंक के पीछे बैंक के फॉर्मेशन के पीछे डिफाइन किए गए थे वो ये हैं: प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिएटिंग वेल्थ, augmenting infrastructure connectivity in Asia by investing in infrastructure and other productive sectors। आपस में जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें वेल्थ क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, आपस में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ये एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, फॉस्टरिंग रीजनल पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन टू एड्रेस डेवलपमेंटल चैलेंजेस। बहुत सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस आते हैं जब भी कोई एरिया डेवलप होता है। कई बार रिसोर्सेज नहीं मिलते, कई बार ट्रेड बैरियर्स, कई बार आपस में इंटर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सब ना हो, इनको सुलझाने के लिए और इफ़ेक्टिव कोऑपरेशन, आपस में सहयोग के लिए एरिया में, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था इस बैंक के निर्माण के पीछे। थर्ड ऑब्जेक्टिव, एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एंड पब्लिक कैपिटल फॉर डेवलपमेंट पर्पस। पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह इन्वेस्टमेंट करेगा ये बैंक। ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट या सिर्फ पब्लिक फंडिंग और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगा, सहयोग करेगा, नहीं, बोथ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में इसका पूरी तरीके से सहयोग रहेगा। फोर्थ पॉइंट, यूजिंग द रिसोर्सेज एज एट इट्स disposal for funding development in the region, including projects that will contribute to the balanced economic growth of the region। इस बैंक के निर्माण के पीछे एक और ऑब्जेक्टिव था, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये नहीं कि एशिया में डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ दो चार कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए, नहीं, इक्वल और बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन, पूरा एशिया एज अ रीजन ग्रो करे, ना कि एशिया की कुछ चुनिंदा कंट्रीज़। फिफ्थ पॉइंट, promoting private investment in enterprises and activities contributing to economic development region। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट
को प्रमोट करना। क्यों? क्योंकि अगर जब भी कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्यों? अगर कोई एक व्यक्ति फैक्ट्री डालेगा तो बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा और साथ ही साथ उस प्रोडक्शन को करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग लेवल के लिए, जैसे प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेलिंग में। तो एक ऑब्जेक्टिव बैंक का ये भी था कि प्रमोशन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रीजन में। सो ये ऑब्जेक्टिव्स थे बैंक के फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है मेंबरशिप। अब इसकी मेंबरशिप लेने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसका मेंबर होगा, कौन नहीं होगा। सो फर्स्ट, मेंबरशिप इन AIIB इज़ ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक और रीजनल बैंक है, तो इस जो वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं वो इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो मेंबरशिप है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रीजनल एंड नॉन रीजनल। तो रीजनल तो क्या हो गए, जो एशियन मेंबर्स हो गए, और नॉन रीजनल हो गए जो एशिया से बाहर हो गए। इस बैंक की एक खास बात और है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई कंट्री ही इसका मेंबर बन सकती है। कोई नॉन सॉवरेन एंटिटी, फॉर एन एग्जांपल इंडिया है, और इंडिया में एक कोई भी आप महारत्ना ले लीजिए, जैसे कि ONGC, ठीक है, या फिर BPCL हो गया, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। तो ये जो है नॉन सॉवरेन एंटिटी। सॉवरेन एंटिटी तो क्या हो गई, जो कि गवर्नमेंट होती है, किसी भी देश की गवर्नमेंट। और नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ क्या होती हैं, कंपनीज लाइक दिस। ये भी इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो ये एंटिटीज़ हैं जहाँ पे ये एग्जिस्ट करती हैं वो देश इसका मेंबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर ONGC अप्लाई करती है AIIB की मेंबरशिप के लिए, तो जहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है वहाँ की गवर्नमेंट इस बैंक की मेंबर होनी चाहिए, तभी ONGC को एज अ मेंबर इंक्लूड किया जाएगा। सो इट ऑल्सो अलाउज फॉर नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ टू अप्लाई फॉर AIIB मेंबरशिप अज्यूमिंग देयर होम कंट्री इज़ अ मेंबर। जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अगर इंडिया मेंबर है इस बैंक की, तभी यहाँ की जो नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ लाइक ONGC, BPCL, सेल या कोई और बड़ी कंपनी वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। लास्ट स्लाइड बात करती है हु कैन अवेल द लोन। अब इनसे लोन कौन कौन ले सकता है। सो द रेसिपिएंट ऑफ AIIB फाइनेंसिंग में इंक्लूड मेंबर कंट्रीज और एजेंसीज एंड एंटिटीज़ और एंटरप्राइजेज इन द मेंबर टेरिटरीज। एक तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो लोन ले सकते हैं, और जो उन देशों में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो एंटिटीज़ या एजेंसीज़ हैं वो भी AIIB से लोन ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ ही लोन लेंगी, नहीं, वहाँ की जो एजेंसीज़, एंटिटीज़, एंटरप्राइजेज़ भी लोन ले सकती है। आज BPCL जाके या सेल जाके लोन अप्लाई कर सकती है AIIB में, as well as international or regional agencies concerned with the economic development of Asia Pacific region. The bulk of AIIB's loan operation are in South Asia. The bank can lend outside Asia provided that it supports connectivity with Asia or it is for global public good that the loan significantly benefits Asia. घूम फिर के जो मेजर सेंटर है वो एशिया होना चाहिए, एशिया को बेनिफिट होना चाहिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या फिर ग्लोबल कोई भी ऐसा कॉज जिससे ग्लोबल गुड होता हो, सभी देशों का विकास होता हो, या फिर एटलीस्ट एशिया का तो विकास होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम में ही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और रीज़न ही यही था इस बैंक के फॉर्मेशन के पीछे कि एशियन रीजन का विकास हो सके या डेवलपमेंट हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो क्यों खोला गया, किस रीज़न से खोला गया, जबकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। क्या ऐसी नीड थी कि हमको एक रीजनल बैंक खोलना पड़ा। इसमें आपको याद रखना है कि ये कब फॉर्म हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, चाइना की राजधानी बीजिंग में। इसके ऑब्जेक्टिव्स आप एक बार समझ लीजिएगा, आपको उसको वर्ड टू वर्ड या पॉइंट बाय पॉइंट मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मेंबरशिप
का एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ भी इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है, और लोन भी मेंबर कंट्रीज़ के साथ साथ उसकी जो एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज़ ही अप्लाई करेंगी। सो जितना हमको डिस्कस करना था AIIB के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू so much for your patience listening.